गांव का नाम था रामपुर। यहाँ की गलियाँ शांत थी, खेत हरे थे। लेकिन सरपंच के घर में एक ऐसा राज छुपा था जो पूरा गांव को तबाह कर सकता था। सुबह का समय रमेश बस से उतरता है। रमेश मन में पिछली बार जो हुआ उसके बाद वापस आना आसान नहीं था। लेकिन माँ जी का फ़ोन वो बहुत डरी हुई थी। एक ऑटो वाला आता है। ऑटो वाला, कहाँ जाना है बाबू? रमेश, सरपंच के घर। ऑटो वाला अचानक चुप हो जाता है। ऑटो वाला, बाबू वहाँ मत जाओ, वहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। रमेश सरपंच के घर पहुँचता है। गेट आधा खुला हुआ है। घर में सन्नाटा। शारदा देवी बाहर आती है। शारदा देवी, आंखों में आंसू। रमेश बेटा, तू आ गया। रमेश, माँ जी आप रो क्यों रही थी? सब ठीक है ना? शारदा देवी कुछ नहीं बोलती। घर के अंदर कमला भुआ आती है। कमला भुआ ताने में, अरे दामाद जी फिर वापस आ गए। गांव वाले तो बोल रहे हैं इस घर की मुसीबत की जड़ तुम हो। रमेश, बुआ जी मैं कुछ समझा नहीं। तभी सरपंच महेंद्र सिंह गुस्से में आते हैं। महेंद्र सिंह, तू वापस क्यों आया है? गांव वाले मेरे पीछे पड़े हैं। रमेश हैरान। रात का समय। रमेश छत पर खड़ा है। नीचे से किसी की फुसफुसाहट आती है। अनजान आवाज़, दामाद जी अगर जिंदा रहना है तो कल सुबह गांव छोड़ देना। रमेश के हाथ कांपने लगते हैं। सुबह पंचायत बैठती है। पूरा गांव जमा होता है। मुखिया बोलता है, मुखिया, महेंद्र सिंह जी आपके गोदाम के पास रात को ट्रक देखा गया। महेंद्र सिंह गुस्से में, महेंद्र सिंह ये झूठ है। भोला राम नाम का आदमी खड़ा होता है। भोला राम, मैं अपनी आँखों से देखा है। ट्रक से बोरे उतारे जा रहे थे। रमेश सोच में पड़ जाता है। रमेश मन में, गोदाम, ट्रक, बोरे, ये क्या मामला है? रमेश शारदा देवी से पूछता है। रमेश, माँ जी सच बताओ, गोदाम में क्या है? शारदा देवी डर जाती है। शारदा देवी, बेटा कुछ बातें ऐसी होती है जो जानना ठीक नहीं है। कमला भुआ रमेश को अलग ले जाती है। कमला, देख ज़्यादा होशियार मत बन। जो यहाँ टिक गया वो बच गया। रमेश, लेकिन मुझे धमकी मिली है। कमला भुआ का चेहरा पीला पड़ जाता है। रात रमेश गोदाम के पास जाता है। ताला बंद। अंदर से आवाज़ आती है, बचाओ, कोई है? रमेश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रमेश ताला तोड़ने की कोशिश करता है। तभी पीछे से कोई डंडा उठाकर आता है। गांव का चौकीदार रघु। रघु गुस्से में, अरे यहाँ क्या कर रहा है? भाग यहाँ से, वरना जिंदा भी नहीं बचेगा। रमेश भाग जाता है। सुबह रमेश अपने दोस्त पिंटू से मिलता है। पिंटू, अरे दामाद जी, तू आते ही गांव में तूफान क्यों ले आया? रमेश, पिंटू मुझे तेरी मदद चाहिए। पिंटू, भाई मेरी मदद तो खुद भगवान भी नहीं करते। रमेश और पिंटू चोरी से गोदाम के पास जाते हैं। खिड़की से झांकते हैं। अंदर कुछ लोग बोरे भर रहे हैं।
पिंटू धीरे। ये तो गुंडे हैं, एक आदमी बोलता है। गुंडा, आज रात माल ऑर्डर तक पहुंचाना चाहिए। रमेश डर जाता है। रमेश घर लौटता है। सरपंच महेंद्र सिंह सामने आ जाते हैं। महेंद्र सिंह, तू गोदाम के पास गया था? महेश चुप। महेंद्र सिंह थप्पड़ मार देते हैं। महेंद्र सिंह, गांव छोड़ दे वरना तू भी मिट्टी में मिल जाएगा। रात के समय शारदा देवी रमेश को एक पुरानी डायरी देती है। शारदा देवी, बेटा, अगर कुछ हो जाए तो ये डायरी पुलिस को दे देना। डायरी पर लिखा है, रामपुर का काला धंधा। रमेश डायरी पढ़ता है। डायरी में लिखा होता है, महेंद्र सिंह को ब्लैकमेल किया जा रहा है और इस सब का मास्टरमाइंड है रतन सिंह। रमेश हैरान। रमेश रतन सिंह को देखता है। रतन मीठी आवाज़ में बोलता है, रतन सिंह, दामाद जी गांव में नए हो, ज़्यादा घूमोगे तो परेशानी होगी। रमेश पुलिस चौकी जाता है। इंस्पेक्टर सत्यदेव बैठा है। इंस्पेक्टर, रामपुर में केस, यहाँ केस नहीं होता, यहाँ केस दबता है। इंस्पेक्टर चोरी से रतन को फ़ोन करता है। इंस्पेक्टर, रतन भाई, दामाद जी बहुत जानने की कोशिश कर रहा है। रात को रमेश पर हमला होता है। दो नकाबपोश लोग। नकाबपोश, डायरी दे दे वरना तुझे ख़त्म कर देंगे। रमेश भागता है। रमेश घर पहुंचता है। शारदा देवी रोती है। रमेश, माँ जी, अब मुझे सब पता है। शारदा देवी टूट जाती है। शारदा देवी, बेटा, महेंद्र सिंह बुरे नहीं हैं, मजबूरी में फंस गए। महेंद्र सिंह पहले ईमानदार थे, लेकिन रतन सिंह ने धमकी दी थी कि वो उनकी बेटी मीरा को नुकसान पहुंचा देगा। मीरा आती है। मीरा, रमेश, तुम वापस क्यों आए हो? ये लोग बहुत खतरनाक हैं। रमेश, मीरा, मैं तुम्हें और माँ जी को बचाने आया हूँ। पिंटू हंसते हुए प्लान बनाता है। पिंटू, भाई, हम नकली पंडित बन के गोदाम में घुसेंगे। रमेश, पागल है क्या? रतन सिंह शारदा देवी को धमकी देता है। रतन सिंह, अगर दामाद जी नहीं गया तो सबसे पहले शारदा की बारी होगी। शारदा देवी कांप जाती है। पिंटू और रमेश में नकली शादी का आयोजन करवा देते हैं। ढोल, नाच, भीड़, कॉमेडी माहौल। रतन सिंह भी शादी में आता है। महेंद्र सिंह मजबूरी में मुस्कुराते हैं। मीरा रमेश को कहती है, मीरा, आज राज कुछ बड़ा होने वाला है। शादी के शोर में रमेश और पिंटू गोदाम में घुस जाते हैं। अंदर एक आदमी बंधा हुआ मिलता है। बंधा हुआ आदमी, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, मुझे ज़बरदस्ती पकड़ा गया है। रमेश उसे छुड़ाता है। ड्राइवर बोलता है, ड्राइवर, यह माल नहीं है, यह गांव की ज़मीन के कागज़ हैं। रमेश शॉक हो जाता है। तभी रतन सिंह अंदर आ जाता है। रतन सिंह, वाह दामाद जी, हीरो बनने चले थे। रतन सच बताता है। रतन सिंह, रामपुर की ज़मीन पर फैक्ट्री बनेगी और सरपंच सिर्फ कठपुतली है। महेंद्र सिंह टूट जाते हैं। महेंद्र सिंह, मैंने गांव को बेच दिया, मैं गुनाहगार हूँ। मीरा रोती है। रमेश चुपके से फ़ोन की रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। रतन अपने सारे जुर्म कबूल कर देता है। पिंटू भागकर पुलिस को फ़ोन करता है। इंस्पेक्टर पहले टालता है, लेकिन रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है।
रतन शारदा देवी को बंधक बना लेता है। रतन सिंह, अगर कोई आगे आया तो शारदा देवी नहीं बचेगी। रमेश गुस्से और डर में फंस जाता है। पुलिस गांव में घेराबंदी करती है। रतन भागने की कोशिश करता है। रमेश रास्ता रोकता है। रमेश रामपुर किसी एक का नहीं, ये पूरे गांव का है। एक दमदार फाइट, रतन सिंह गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। महेंद्र सिंह गांव वालों के सामने माफ़ी मांगता है। महेंद्र सिंह, मुझसे गलती हुई है, मैं कमज़ोर पड़ गया। मीरा बोलती है, मीरा, गलती हुई है लेकिन अब सुधरने का मौका भी मिलना चाहिए। शारदा देवी रमेश को गले लगाती है। शारदा देवी, बेटा, तू सच में इस घर का बेटा बन गया। रामपुर में शांति लौट आई, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जेल में रतन फ़ोन पर बोलता है, रतन सिंह पार्ट 3 की शुरुआत अब होगी। कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही वो गांव किसी और ही दुनिया में बदल जाता है। और ऐसा ही एक गांव था, रामपुर। बाहर से देखने में रामपुर बहुत शांत था। खेतों में हरियाली, कच्ची सड़कों पर बैलगाड़ी और शाम होते ही मंदिर की घंटियों की आवाज़। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा घर था जिसके अंदर छुपा हुआ था एक ऐसा राज जो अगर बाहर निकल जाए तो पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। और उस घर का नाम था सरपंच महेंद्र सिंह का घर। सुबह का वक्त था। सूरज हल्का हल्का निकल रहा था और बस स्टैंड पर धूल उड़ रही थी। बस धीरे धीरे रुकी और बस से एक आदमी नीचे उतरा। नाम था रमेश। चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी थी और कदमों में एक अजीब सा डर। रमेश शहर में नौकरी करता था, लेकिन आज वो वापस अपने ससुराल आया था। उसने बैग अपने कंधे पर डाला और गांव की तरफ देखने लगा। गांव वही था, लेकिन हवा में कुछ बदला हुआ लग रहा था, जैसे गांव की मिट्टी भी आज भारी थी। रमेश धीरे से बोला, रामपुर मैं फिर लौट आया हूँ। उस वक्त एक ऑटो वाला उसके पास आया। कहाँ जाना है बाबू? सरपंच के घर जाना है, महेंद्र सिंह के घर। ऑटो वाले ने रमेश को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। अरे बाबू, उधर क्यों जा रहे हो? रमेश, मेरा ससुराल है, वहीं जाना है। ऑटो वाला थोड़ा घबराया। बाबू, अगर आप बाहर से आए हुए लगते हो, आपको नहीं पता क्या चल रहा है। क्या मतलब? ऑटो वाला इधर उधर देखता है जैसे कोई सुन ना ले। सरपंच के घर की तरफ आजकल रात में ट्रक आते हैं और कुछ लोग छुप छुप के आते जाते हैं। रमेश की आंखें चौड़ी हो गई। ये सब अफवाह होगी। ऑटो वाला हंसने लगा। बस एक डर भरी सांस ली। बाबू, रामपुर में अफवाह भी किसी वजह से ही उड़ती है। रमेश चुप हो गया। फिर ऑटो में बैठते हुए उसने बस इतना कहा, चलो। ऑटो धीरे धीरे गांव की गलियों से गुजर रहा था। दोनों तरफ मिट्टी के घर, दरवाजे पर बैठी बूढ़ी औरतें
और दूर खेतों में काम करते किसान। लेकिन जो चीज़ रमेश को सबसे ज़्यादा अजीब लगी वो थी गांव वालों की नज़र। हर कोई रमेश को घूर रहा था। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ लोग अचानक चुप हो जा रहे थे और कुछ बस ऐसे देख रहे थे जैसे रमेश कोई खतरा हो। रमेश ने ऑटो वाले से पूछा, ऐसा लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? ऑटो वाला बोला, बाबू आप शहर से आए हो, गांव वालों को लगता है आप अपने साथ मुसीबत लाए हो। रमेश की धड़कन तेज हो गई। ऑटो एक पुराने बड़े मकान के सामने रुका। ऑटो वाला बोला, लो बाबू, सरपंच का घर आ गया। रमेश उतर गया। ऑटो वाला जल्दी से जाने लगा। रमेश ने आवाज़ दी, अरे भाई पैसे। ऑटो वाला बोला, रहने दो बाबू, मैं पैसे नहीं लूँगा, बस भगवान करे आप सही सलामत रहो। और वो ऑटो लेकर तेजी से चला गया। रमेश वहीं खड़ा रह गया। उसने सामने देखा, एक बड़ा सा पुराना घर, मजबूत दीवारें, लेकिन गेट आधा खुला और अंदर सन्नाटा। रमेश धीरे धीरे गेट के अंदर गया। आंगन में कोई नहीं था। वो थोड़ा आगे बढ़ा। घर के अंदर से चूल्हे की आग की हल्की सी गंध आ रही थी, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो गलत लग रहा था। रमेश ने आवाज़ लगाई, माँ जी। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अंदर से किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी और तभी शारदा देवी बाहर आई। शारदा देवी रमेश की सास थी। पहले वो हमेशा हंसती रहती थी, लेकिन आज उनकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो पूरी रात रोती रही हो। रमेश को देखते ही वो थोड़ी देर के लिए रुक गई और फिर उनके होठ कांपने लगे। बेटा रमेश, तू आ गया? रमेश दौड़कर उनके पास गया। माँ जी, क्या हुआ? आपने फ़ोन पर कहा था सब ठीक नहीं, आप रो क्यों रही थी? शारदा देवी कुछ बोल नहीं पाई, बस रमेश का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। रमेश ने महसूस किया शारदा देवी का हाथ ठंडा था, ऐसा हाथ जो डर से कांप रहा हो। घर के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें पर धूल जमी थी। आंगन के बीच तुलसी का पौधा था, लेकिन उस पर पानी नहीं डाला गया था। और सबसे बड़ी बात, घर में हंसी की आवाज़ नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। रमेश ने चारों तरफ देखा, पिताजी कहाँ हैं? शारदा देवी ने नज़र झुका ली, वो अभी पंचायत गए हैं। रमेश को ये सुनकर हैरानी हुई। पंचायत? सुबह सुबह? शारदा देवी की आवाज़ कांपने लगी। गांव में बातें फैल गई है बेटा, लोग हमारे घर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। रमेश को कुछ समझ नहीं आया। वो पूछ ही रहा था कि तभी पीछे से तेज आवाज़ आई, अरे आ गया दामाद जी, कमला बुआ। इस घर की सबसे तेज औरत थी। उनकी आवाज़ में मिठास कम और ताना ज़्यादा होता था। वो रमेश के सामने आकर खड़ी हो गई। वाह, शहर की हवा लगाकर वापस गांव आ गए। अब क्यों याद आया ये घर? बुआ जी, माँ जी ने बुलाया इसलिए आया, कमला बुआ ने हंसकर कहा। माँ जी ने बुलाया या फिर
तूने सोचा यहाँ कुछ मज़ा मिलेगा। रमेश चौंक गया। बुआ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कमला बुआ पास आई और धीमी आवाज़ में बोली, रामपुर में आजकल हवा बदल गई है और जो हवा के खिलाफ चला वो टूट जाता है। शारदा देवी ने बीच में टोका। बस कर कमला। कमला बुआ मुस्कुराई। मैं तो बस सच बोल रही हूँ। तभी बाहर से ज़ोरदार कदमों की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और अंदर आए महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह गांव के सरपंच थे। लंबा कद, मजबूत शरीर, लेकिन आज उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, डर था। उन्होंने रमेश को देखा और उनकी आंखों में एक ही सवाल था, ये वापस क्यों आया? महेंद्र सिंह ने गुस्से में कहा, तू वापस क्यों आया रमेश? रमेश हक्का बक्का रह गया। पिताजी, माँ जी ने बुलाया था। महेंद्र सिंह ने दांत पीसकर कहा। गांव में आग लगी है और तू उसमें घी डालने आया है? रमेश को पहली बार लगा ये घर सच में किसी बड़ी मुसीबत में है। उसने धीरे से पूछा, पिताजी, आखिर हुआ क्या है? महेंद्र सिंह ने दीवार पर मुक्का मार दिया। तुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। शारदा देवी रो पड़ी। महेंद्र, बेटा है वो, उसे बताना पड़ेगा। महेंद्र सिंह ने गुस्से में कहा, नहीं, अगर इसने कुछ भी जान लिया तो ये भी नहीं बचेगा। रमेश का दिल जोर से धड़क उठा। रात हो गई। गांव में अंधेरा फैल चुका था। घर के अंदर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। वो छत पर चला गया। ठंडी हवा चल रही थी। दूर मंदिर की घंटी की आवाज़ और कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। रमेश छत की मंडेर पर बैठकर सोचने लगा, ये घर इतना डर क्यों रहा है? और ये गोदाम वाली बात क्या सच है? तभी नीचे गली में किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। रमेश ने नीचे झांका। अंधेरे में कोई आदमी खड़ा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस उसकी आवाज़ बहुत डरावनी थी। वो आदमी धीरे से बोला, दामाद जी। रमेश का शरीर जम गया। कौन? अनजान आदमी ने फिर कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो कल सुबह गांव छोड़ देना। रमेश ने गुस्से में कहा, तू मुझे धमकी दे रहा है? मैं पुलिस को बुला लूँगा। अनजान आदमी हंसा। पुलिस? रामपुर में पुलिस भी हमारी है। यह सुनकर रमेश के होश उड़ गए। अनजान आदमी ने आखिरी बात कही, दामाद जी, ये गांव बाहर से शांत है, लेकिन अंदर से कब्रिस्तान। और फिर वो आदमी अंधेरे में गायब हो गया। रमेश की सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत नीचे भागकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हवा थी और हवा में धुला हुआ डर। रमेश को अब समझ आ चुका था, रामपुर में कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है और वो खेल सरपंच के घर से जुड़ा हुआ है। आज रमेश वापस आया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये वापसी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी
लड़ाई बन जाएगी, क्योंकि अब रामपुर का राज धीरे धीरे खुलने वाला था।